ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी, जो कि WBSSC की हिंदी सब्जेक्ट सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की विशेषताएँ इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आदिकाल के नामकरण से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट का चयन किया है तो इस आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं और इसकी प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से संवत 1375 के समय में रचित साहित्य को क्या कहा जाता है? आदिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो समय है संवत 1050 से संवत 1375 का जो समय है, इसको आदिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो आदिकालीन का जो समय है संवत 1050 से संवत 1375 है। इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाती हैं कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। संवत 1050 से 1375। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसको सीधे सामंत काल, विजयपन काल, चारण काल आदि नामों से संबोधित किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। तो आदिकाल जो है इसको भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, इसलिए आदिकाल के नामकरण से क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। इन्होंने दोहरी नामकरण की पद्धति अपनाई है। तो वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। वीरगाथा काल का जो साहित्य है राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन और धार्मिक दृष्टि से क्या है? असंतुलित है। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो आदिकालीन साहित्य की जो विशेषता है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये इसकी प्रवृत्तियां हैं। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा मतलब इस काल के जो कवि थे, रचनाकार थे, वे अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता मतलब जिसके आश्रय में रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी झूठी तारीफ भी करते थे। तो यही इस काल की विशेषता है। तो इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की है। मतलब जो प्रशंसा है नहीं उसको भी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की है अपनी रचनाओं में। अपने आश्रयदाताओं को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था। मतलब अब जिसके आश्रय में रहते थे उनको ऊंचा दिखाते थे और विरोधी जो थे उनको नीचा दिखाना इनका क्या था? परम धर्म था। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को पराजित, कायर आदि नहीं दिखाया है। मतलब जिसके आश्रय में रहते थे वो अपने आश्रयदाताओं की मतलब उनके बारे में बुरा नहीं बोलते थे, उनकी पराजित या कायर ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। स्वर्ण मुद्रा के लोभ में इन कवियों ने राजाओं का झूठा यशगान किया है और परिणामतः इस काल का साहित्य जो है स्तुतिगान हो गया। मतलब स्वर्ण मुद्रा जो जिसके आश्रय में रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे तो उनको स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। इसके लोभ में उनका झूठा तारीफ करते थे, झूठी यशगान करते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इस काल का साहित्य स्तुतिगान हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन 2 मतलब दूसरा है, इसका दूसरी विशेषता क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। मतलब इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं ऐसे नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। इनके कार्यकलाप की तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। मतलब जो इनके कार्यकलाप है उसका जो तिथियां हैं, समय है, वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। मतलब कल्पना को ज़्यादा दिखाया गया है इसमें, और इनमें कवियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिश्रण किया है। मतलब ज़्यादातर कल्पना को और अतिरंजना को सम्मिश्रण किया गया है। इसमें ऐतिहासिकता का कहीं भी नज़र नहीं आती है। केवल इतिहास प्रसिद्ध नायक को लिया गया है लेकिन उसमें ऐतिहासिकता देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन ऑप्शन तीसरा है अप्रामाणिक रचनाएं। इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता जो है
संदिग्ध है, यानी रचनाएं जो हैं अप्रामाणिक हैं। भाषा, शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापक परिवर्तन मिलता है। लगता है इन पुस्तकों में शताब्दियों तक परिवर्तन होने के कारण इनका वर्तमान स्वरूप संदिग्ध बन गया है, यानी अप्रामाणिक बन गया है। चौथा है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन। इन ग्रंथों का मुख्य विषय युद्धों और वीरता का वर्णन है। ये युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि वे कवि राजाओं के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह भाग। युद्धों का वर्णन सजीव इसलिए है क्योंकि जो कवि जो रचनाएं लिखते थे वे अपने राजाओं के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह भाग लेते थे। मतलब वे भी युद्ध में जाते थे और वहाँ पे देखते थे, इसलिए उसका वर्णन इन्होंने वर्णन जो किया है वो क्या है, सजीव है। पांचवा है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता यानी इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव है। मतलब राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिलती है इस काल की रचनाओं में। इस काल के कवियों की आश्रयदाताओं की उनके एकमात्र राष्ट्र थे। उनके एकमात्र राष्ट्र थे। राजाओं ने अपने 150 ग्रामों को राष्ट्र समझ रखा था। यह देश का दुर्भाग्य था। राजाओं का आपसी संघर्ष ही राष्ट्रीयता का अभाव का प्रतीक था। जो आपसी संघर्ष ही था उनका, वही राष्ट्रीयता के अभाव का प्रतीक था। छठवां है वीर और श्रृंगार रस। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अच्छा समन्वय दिखाई पड़ता है। उस समय बाल से लेकर वृद्ध तक में युद्ध का उत्साह उस समय प्रचलित था। तो जैसे देख लीजिए ये जो पंक्ति है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 16 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। तो युद्धों का कारण प्राय सुंदरियां होती थी। मतलब युद्ध जो होते थे उसका कारण क्या था, सुंदरियां होती थी। अतः उनका नक्सिक वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था। इस समय का श्रृंगार वासना से ऊपर नहीं उठ पाया था। मतलब जो श्रृंगार था वो वासना था उसमें, और वासना से ऊपर नहीं उठ पाया था। सुंदरियों या नायिका को लेकर ही युद्ध किए जाते थे। नायिका का नक्सिक वर्णन किया जाता था और राजाओं को के अंदर प्रेम भावना को जगाया जाता था। कवियों के द्वारा नक्सिक का वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था इस काल में। सातवां है जन जीवन के चित्रण का अभाव। मतलब इस काल में जो था वे अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, नायकों की नक्सिक का वर्णन करके राजाओं के अंदर प्रेम जगाते थे। तो इसमें इतने लिप्त थे कि जीवन के प्रति मतलब जनजीवन पर नजर ही नहीं जाता था। इन चारण कवियों ने अपनों की झूठी प्रशंसा यानी अपने आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा में जनजीवन को भुला दिया। मतलब जो साधारण मानव थे, साधारण लोग थे, उनको क्या किए, भुला दिए। आठवां है काव्य के दो रूप। काव्य के कितने रूप हैं, दो रूप है। इस काल में मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। काव्य के दो रूप हैं, यानी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। जैन साहित्य में चरित्र साहित्य, पुराण साहित्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रोमांटिक काव्य अधिक मिलते हैं। लोक साहित्य गीति काव्य में लिखे गए हैं। जो लोक साहित्य है वो गीति काव्य में लिखे गए, गीति शैली में लिखे गए हैं। तो काव्य के दो रूप है, मुक्तक है, प्रबंध है। और जैन साहित्य में चरित्र साहित्य, पुराण साहित्य, राम साहित्य आदि मिलते हैं देखने को। नवा है विविध छंदों के प्रयोग। छंदों की विविधता के लिए यह काल सर्वोपरि है। मतलब इस काल में छंदों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, छंदों की विविधता है इस काल में। तो दोहा, रोला, टोटक, टोमर, गाथा, आर्या इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। अगर इस काल में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, तो रोला, टोटक, तोमर, गाथा, आर्या इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। ये छंद प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन से युक्त है। इन छंदों का जो प्रयोग किया गया है वो चमत्कार प्रदर्शन से युक्त है। तो इस काल में छंदों की विविधता देखने को मिलती है, यानी छंदों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। 10वां है डिंगल भाषा का प्रयोग। इस काल की मुख्य डिंगल भाषा है और यह भाषा राजस्थान की उस समय की साहित्यिक भाषा थी।
कुछ लोग इस भाषा को अपभ्रंश भाषा भी कहते हैं। तो राजस्थान की उस समय की साहित्यिक भाषा थी कौन सी? डिंगल भाषा। और कुछ लोग जो है इस भाषा को अपभ्रंश भाषा कहते हैं। जैन साहित्य पश्चिमी अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया है। वीर काव्य जो है डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। वीर काव्य यानी जो ऐसा काव्य जो कि जिसमें वीरता की प्रधानता के है वो डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। और लौकिक काव्य जो है वो पिंगल और खड़ी बोली की ओर उन्मुख है। लौकिक काव्य में पिंगल और खड़ी बोली है। अंतर्विरोध यानी आदिकाल में अंतर्विरोध मतभेद विविधता का काल है। मतलब यह जो काल है अंतर्विरोध मतभेद और विभिन्नताओं का काल है। इसमें पूर्व और पश्चिमी का भेद है। क्या भेद है? पूर्व और पश्चिमी का। तो पश्चिम का जो साहित्य है उसमें वह रूढ़िगत है। इसमें राजाओं की झूठी प्रशंसा है और सिंगारिकता रचनाओं में बोली गई है। मिथ्या नैतिकता का प्रचार किया गया है। लेकिन पूर्व साहित्य जो है, पूर्व साहित्य देखा जाए तो इसके विपरीत है। इसमें रूढ़ियों का विरोध है। जो पश्चिम का साहित्य है वो रूढ़िगत है, जबकि पूर्व का साहित्य जो है वो रूढ़ियों का विरोध है, यानी रूढ़ियों का विरोध किया गया है। ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर प्रहार किया गया है। इस काल के एक ही कवि के एक ही काव्य में अंतर्विरोध खोजा जा सकता है। मतलब इस काल में जो एक कवि हैं और उनके एक ही काव्य में आपको अंतर्विरोध देखने को मिल सकता है। जैसे विद्यापति जो है शैव भी है, वैष्णव भी है, वह भक्त भी है, साथ ही सिंगारी भी है। यानी भक्त उनकी रचनाओं में भक्ति भावना देखने को मिलती है और सिंगारिकता भी देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में। 12वां है रास और शैली की प्रधानता। आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उसमें अधिकांश शैली रासक है। रासक गेय रूपक को कहते हैं। इनमें ताल लय के अनुसार नाच कर गाया जाता है। इसमें प्रश्नोत्तर या दो व्यक्तियों के वार्तालाप में लिखा जाता है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, बाहुबली रास आदि इसी शैली का प्रयोग है। इस काल की रचना ग्रंथों में रसों शब्द जुड़ा मिलता है। रासो कर लीजिएगा यहाँ पे। इस काल की रचना ग्रंथों में कौन सा शब्द जुड़ा मिलता है? रासो शब्द जुड़ा मिलता है। 13 है प्रकृति चित्रण। इस काल में आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। नदियों, पर्वत, नगरों, प्रभात, संध्या आदि के इन रचनाओं में सुंदर चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में स्वाभाविकता का प्राय हर जगह अभाव है। आदिकाल साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। मतलब संदिग्ध है, आदिकालीन साहित्य की जो प्रामाणिकता है संदिग्ध है, अप्रामाणिक है, तो भी इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। अब आदिकाल के नामकरण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आदिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो देखिए आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रेसन ने दिया है। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया है। बीजप्पन काल नाम किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आरंभिक काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु जी ने दिया है। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। वीर काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। संधि एवं चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। आदिकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है और यही सर्वमान्य है। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया है। आधार काल नाम किसने दिया है? सुमन राजे जी ने दिया है। तो ये आदिकाल के नामकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिकाल पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आदिकालीन साहित्य पर भी चर्चा किया है, आदिकाल की रचनाकार पर भी चर्चा किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। और मैंने जो WBSSC के हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस में है काल विभाजन एवं नामकरण, उस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। और आदिकाल पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है। आदिकालीन साहित्य पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।